प्यारे मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों के कहने पर यह हॉरर कहानी लेकर आया हूँ, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि वीडियो बहुत ही डरावनी है। तो ज्यादा वक्त न लेकर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवलपुर जिला के एक मशहूर कॉलेज में 4 दोस्त एक ही क्लास के विद्यार्थी था। चारों दोस्त 12वीं में पढ़ रहा था। उन चारों के माता पिता रईस खानदान से ताल्लुक रखता था, तो जाहिर है उन सभी का परवरिश भी उसी ढंग से हुआ होगा। इसलिए चारों दोस्त मनमौजी किस्म का था। जब जो मन किया कर लिया, माँ बाप से भी पूछने की जरूरत नहीं समझता था। इस समय उन लोगों की क्लास बंद होने से और भी खूब मौज मस्ती किया करता था। एक दिन चारों दोस्त एक जगह इकट्ठा होकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना रहा था, मगर उन लोगों की बात नहीं बन रहा था। मनीष बोला, देख भाई लोग, अब कुछ ही दिन बचे हैं क्लास लगने के, जो करना है झटपट करो। फिर रिक्की बोला, अरे यार क्यों इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, कल चलना है तो फिर चलो ना, मैं अपना कार लेकर चलूंगा, इसमें क्या दिक्कत हो गई। इस पर रोहन बोलता है, तो ठीक है रिक्की, हम लोग कल सुबह 7 बजे ही निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम हम लोगों को अपने अपने घर से ड्रॉप कर लेना, हम सब तैयार रहेंगे, संजू रिक्की से बोला। फिर सभी अपने अपने घर को चला गया। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास वह कार जिस पर चारों दोस्त बैठा था और सफर का आनंद बड़े मजे से ले रहा था, NH-09/2 हाईवे पर फर्राटे से दौड़ा चला जा रहा था। ये हाईवे नवलपुर से बुलंदखंड को जाता था। नवलपुर से करीब 120 किलोमीटर जाने के बाद पहाड़ी रास्ता का सफर शुरू हो जाता है, जो काफी घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। कहीं कहीं तो रास्ता इस तरह का आ जाता था जो काफी डरावना लगता था। इस समय रिक्की को तीनों दोस्त बोले जा रहा था, अरे यार रिक्की, ठीक से ड्राइव कर, ऐसा ना हो कि हम लोग आज ही एक साथ। अबे चुप हो जा काय, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रख। मनीष के बात पूरा होने से पहले ही रिक्की बीच में ही बोल पड़ा। आखिर 3 बजे के आसपास वे लोग बुलंदखंड पहुंच गया। बुलंदखंड में 2 दिन तक खूब मौज मस्ती की, घुमा फिरा, पहाड़ पर्वत झरना। इस बीच चारों अपने अपने घरों में फोन से ही एक दूसरे के घर में होने की जानकारी दे दिया था। 2 दिनों के बाद उन लोगों ने घर लौटने का फैसला किया। दूसरे दिन सुबह के करीब 10 बजे घर के लिए रवाना हो गया। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद कार बंद हो गया। लाख कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो सका। थक हार कर रिक्की ने कहा, देखो दोस्त, अब हमें जल्दी से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है। मैं और रोहन इधर उधर जाकर कोई मैकेनिक को ढूंढ कर लाते हैं, तुम दोनों यहीं पर बैठकर हम लोगों के आने तक इंतजार करो। ओ गॉड, जल्दी करना यार, हमें तो यहाँ बहुत डर लगता है, संजू बोला। हमें भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम जल्दी से मैकेनिक को लेकर आते हैं, रिक्की बोला और रोहन को साथ लेकर बुलंदखंड की तरफ चल दिया। उसे याद आया, यही कोई 2-3 किलोमीटर पीछे उसने एक छोटा सा बाजार देखा था, शायद वहाँ कोई मैकेनिक मिल जाए। कुछ ही समय में उसने एक मैकेनिक को ढूंढ लिया और उसे लेकर कार के पास आ गया। मैकेनिक को कार बनाने में ज्यादा ही समय लगा। इस समय शाम के 5 बज गया था। अब उन लोगों ने बिना देर किए वहां से चल दिए। रास्ते में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। पहाड़ी इलाका होने से जल्दी अंधेरा छा गया था। वे लोग जल्द से जल्द अपना शहर पहुंच जाना चाहता था। पहाड़ी रास्ता कटने के बाद अब समतल रास्ते पर उसकी कार दौड़ा चला जा रहा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल का नजारा देखने को मिल रहा था। जंगल के बीच से होकर रास्ता गुजरता था, इसलिए घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। इस समय उस हाईवे पर कोई वाहन का आवागमन भी न के बराबर हो गया था। रिक्की पूरे सतर्कता अपनाते हुए गाड़ी को भगाए जा रहा था।
कार की लाइट अंधेरे को चीरता हुआ दूर दूर तक उजाला बिखेर रहा था। कुछ देर बाद संजू बोला, अरे यार कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। संजू की बातों का समर्थन करते हुए रोहन बोल पड़ा, हाँ यार रिक्की, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाए जा रहा है? रिक्की को भी अचरज हो रहा था। उसने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफर नहीं किया हूँ। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। ये देख मनीष, जो बहुत देर से चुप बैठा था, बोल पड़ा, कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? अब उस ट्रक ने इनकी गाड़ी के पीछे इस तरह से सटकर चला आ रहा था, मानो अभी उस कार के ऊपर से होकर गुजरता चला जाएगा। साथ ही साथ लगातार हॉर्न भी बजाता जा रहा था। रिक्की, ट्रक को साइड दे दे, ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से ही चला आ रहा है, संजू बोला। रिक्की उस ट्रक को साइड दे देता है और वह ट्रक सीधा आगे निकल जाती है। मनीष बोला, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडहर से निकलकर सीधा चला आया हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक रुकी हुई दिखती है, जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। अब उन सभी दोस्तों का हलक सूखकर बाहर आ गया था। मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताक रहा था। हिम्मत करके रोहन बोला, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। हाँ यार, ये तो वही है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई मुसीबत में तो नहीं है। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। मनीष अपने दोस्तों का डर को भगाना चाहा। तपाक से बोला रोहन, तू पागल हो गया है क्या मनीष? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान के पास गाड़ी से उतरने की बात कर रहा है। अरे मरना है क्या? तभी उन्हें उस ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर ना जाने क्यों एकाएक उन सभी के मन का भय जाता रहा। अब सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और रोहन के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पास जाने लगता है तो रोहन को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के पीछे के भाग के पास पहुंचे तो उनका दिल एक बार फिर बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वही इंसान एक कब्र खोदकर उसमें से एक लाश को निकालता है और उसे बेरहमी से खाने लग जाता है। वह जिस्म के हर एक अंग को नोच नोच कर गंदी तरह से खाए जा रहा था। ऐसा दृश्य देखकर सभी के सिर से पांव तक एक साथ भड़भड़ाकर पसीना निकल आता है। डरे डरे से मनीष बोला, भाई ये कौन सा राक्षस है? जल्दी से निकलो यहाँ से। हड़बड़ाहट में सब वहां से एक साथ भागे, लेकिन रोहन इतना डर गया था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिख गया। वह शैतान रोहन के करीब पहुंचा और फिर उस शैतान ने सीधा रोहन के गले पर वार किया और एक ही वार में रोहन की दर्दनाक चीख निकल गई और इसके साथ ही रोहन वही धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। रोहन मर गया या जिंदा है किसी ने भी नहीं जान पाया। तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में आकर बैठ गया। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। रिक्की गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार हड़बड़ाहट में स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी दूर खड़ा वही शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगता है। अब वह लगभग गाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है
और तेजी से रिक्की गाड़ी को आगे बढ़ाने लग जाता है। वह शैतान हाथ धोकर इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह शैतान हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। जैसे ही मनीष डरकर कार के दरवाजे का शीशा चढ़ाना चाहा, तभी उस शैतान ने मनीष का सिर पकड़कर हवा में उछालकर दूर कहीं फेंक दिया। ये देखकर संजू और रिक्की दोनों डर गए। दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गया। गनीमत थी कि वे दोनों घास के मैदान में गिरा था, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया था और फिर शैतान को रिक्की एक कोने में दिख गया। तभी वो शैतान अपने लंबे लंबे नाखून और धारदार छुरी से रिक्की पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और तत्काल उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने संजू को नहीं देखा था, क्योंकि संजू रिक्की की मौत के वक्त वहां से लड़ते पड़ते भाग चुका था। वह शैतान कुछ देर तक संजू को ढूंढता रहा, फिर चला गया। इस तरह संजू बच गया। उस रात NH 0992 हाईवे पर जो भयानक हादसा उन लोगों के साथ हुआ, सुबह होते ही यह खबर आग की तरह सारे शहर में फैल गया। हुआ यूं कि सुबह हो जाने पर कुछ गाड़ी हाईवे पर चलने लगी थी। गाड़ी के लोगों ने ही संजू को मदद मांगते देखा। सारी बात जानने के बाद रोहन का तलाश किया गया, जो एक झाड़ी के बीचों बीच अधमरा सा पड़ा था। उसकी गर्दन कई जगह से क्षत विक्षत हो चुका था, उठाकर लाया गया। फिर मनीष, जिसे उस शैतान ने कार से बाहर फेंक दिया था, उसकी कमर टूट चुकी थी। वह एक पेड़ से जा टकराया था, फिर भी वह उठा और सरपट जंगलों में भागता चला गया था। मरता क्या नहीं करता, अपनी जान बचाने के खातिर भागता गया, फिर बेहोश होकर गिर पड़ा था। तुरंत लोगों ने उन लोगों को एक वैन में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। रिक्की की लाश वहीं पड़ी थी। अब तक पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच चुका था और अपना काम कर रहा था। उन सभी के माँ बाप को भी इसकी खबर लग गई थी। भागते हुए वे लोग भी आ पहुंचे। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उन लोगों का। बेचारे रिक्की के माँ बाप तो एक प्रकार से पागल ही हो गया था। कहते हैं उस हाईवे पर कोई शैतान है जो हर रात 11 से 3 बजे के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके। बेचारे उन चारों दोस्तों को क्या पता था इस हाईवे की खूनी कहानी का। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। कहानी को लेकर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी वीडियो देखने का शौक रखते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करते आए हैं और करते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।